ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज हम करने वाले हैं चर्चा। आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में मध्य प्रदेश के जिम और फिटनेस सेंटर्स के खिलाफ शुरू हुआ कट्टरपंथी धार्मिक ट्रेंड है। क्या मध्य प्रदेश के जिम मजहबी हो गए हैं? इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जिम को लेकर कैसी सियासी कसरत चल रही है, क्यों इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, ये खबर भी आपके लिए होगी। शो में बात बिहार की भी करेंगे, जहां नीतीश कुमार के बीमार सुशासन की खबर आपको दिखाएंगे। खबर एक रेप पीड़िता से जुड़ी है जो तड़पती रही लेकिन इलाज उसे नहीं मिल सका। और बाढ़ बारिश की तबाही के दृश्य आप मेरे साथ देखेंगे रात 8:30 बजे हमारी स्पेशल रिपोर्ट जून का तबाही वाला मॉनसून में। तो आइए भारत की बात की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जिसके लिए शायद बेहद सोच समझकर ही कहा गया है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश में जब भी कुछ अजीबोगरीब होता है, अक्सर ये पंक्तियां चर्चा के केंद्र में आ जाती है। सबसे ताजा मामला मध्य प्रदेश में चल रहे जिम या फिटनेस सेंटर्स से जुड़ा हुआ है, जहां प्रदेश के हिंदू संगठनों ने मुस्लिम जिम ट्रेनर्स के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन प्रदेश में चल रहे अलग अलग जिम और फिटनेस सेंटर्स पर छापे मार रहे हैं। यहां ट्रेनिंग देने वाले मुस्लिम ट्रेनर्स की लिस्ट बना रहे हैं। इन्हें दिक्कत इस बात से है कि मुस्लिम ट्रेनर्स हिंदू लड़कियों या महिलाओं को ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों को इस बात पर भी आपत्ति है कि जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स क्यों रखे जा रहे हैं। यानी इन हिंदू संगठनों ने जिम या फिटनेस सेंटर्स को भी धार्मिक रंग देने का अभियान शुरू कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि राज्य में मोहन यादव सरकार की पुलिस भी इस अनैतिक और असंवैधानिक हरकत में हिंदूवादी संगठनों का साथ दे रही है। एक वायरल वीडियो में भोपाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा एक जिम संचालक को धमकी देते नजर आ रहे हैं। इस धमकी में कायदे कानून नहीं है, बल्कि धार्मिक चिंगारियां ज्यादा है। पहले आप वो वीडियो देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। जहाँ कोई भी मौका ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा, मैंने फिर ये बता दिया। जहाँ कोई भी मौका ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा, मैंने फिर ये बता दिया। सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने जो बेतुकी और बेसिर पैर की बातें की, वीडियो वायरल होने के बाद इन पर इसकी गाज गिर गई। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो की जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद एसआई दिनेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन इस घटना ने देश में एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। क्या जिम और फिटनेस सेंटर्स को भी धार्मिक आधार पर बांटा जाएगा? क्या अब हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग जिम या फिटनेस सेंटर्स होंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हम जिम में कौन ट्रेनिंग हमें देगा और कौन नहीं, ये तय करने वाले हिंदू संगठन कौन होते हैं? क्या हिंदूवादी संगठनों की यह हरकत एक आम नागरिक के जीने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के हिंदूवादी संगठन देश को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ऐसे हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश के ऐसे हिंदूवादी संगठनों को भोपाल के सांसद आलोक शर्मा की शय मिल रही है। वो इस कट्टरपंथी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। यहां आपको जिम और फिटनेस सेंटर्स के अंदर इन हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी की कुछ और वीडियो हम दिखाते हैं। क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को हिंदूवादी संगठनों की ये गुंडागर्दी नजर नहीं आ रही? आखिर किस हक से ये लोग जिम जैसी सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम नफरती दबंगई दिखा रहे हैं? इन छुटभइये गुंडों को आखिर मॉरल पुलिसिंग का अधिकार किसने दिया है? किस तरीके से अरे मैं क्या ये देश को धर्म के आधार पर बांटने और कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं है? और शाम की शिफ्ट में कितने आते हैं? टोटल में शाम की शिफ्ट में शाम की शिफ्ट में मुस्लिम टोटल मेंबर शाम के 130 सलमान है, ट्रेनर है ना? हाँ, ये फ्रीलांसिंग करता है, ट्रेनर नहीं हमारे यहाँ। ये आता है मेंबर को लेकर वर्कआउट कराता है, चलो ट्रेनिंग नहीं है हमारे। इसके आधार कार्ड नहीं है सब यहाँ जमा? इनके बहुत सालों से कर रही है लोग।
ये वीडियो देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग धर्म के आधार पर देश का तालिबानीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश के इन हिंदूवादी संगठनों को कोई डर नहीं है। वो मिशन मोड में अलग अलग जिम और फिटनेस सेंटर्स पर धावा बोल रहे हैं और वहाँ धर्म के आधार पर ट्रेनर्स और मेंबर्स की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। एरोबिक्स क्या नाम है? नाम है इसका? इमरान नाम। इसका भी आधार कार्ड जमा सब है आपके? सबकी जमा है। ये वहाब सर हैं, ये हमारे यहाँ कम से कम 2016 से कर रहे हैं। ये किन को ये ट्रेनिंग देते हैं पर्सनल? ये तस्वीरें या वीडियो देखने के बाद आप भी सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यानी प्रदेश में खुलेआम कायदे कानून और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और मोहन यादव सरकार मूक दर्शक बनकर इन्हें देख रही है। मध्य प्रदेश के हिंदूवादी संगठन जो मांग कर रहे हैं, इसके आधार पर हालात क्या हो सकते हैं, हमने इसकी एक झलक दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की है। मान लीजिए अगर हिंदू संगठन हिंदुओं के लिए अलग जिम और हिंदू ट्रेनर्स की मांग कर रहे हैं और ऐसा ही होता है, तो मुस्लिम संगठन मुस्लिमों के लिए अलग जिम और मुस्लिम ट्रेनर्स की मांग कर सकते हैं। फिर सिखों के लिए अलग जिम और सिख ट्रेनर्स की मांग उठ सकती है। इसके अलावा ईसाइयों के लिए अलग जिम और उनके धर्म से जुड़े ट्रेनर्स की भी मांग की जा सकती है। मध्य प्रदेश के हिंदू संगठनों की कोशिश जिम को फिटनेस सेंटर्स के बजाय धार्मिक सेंटर्स बनाने की नजर आ रही है, लेकिन कैसे? इसे हम एक सामान्य जिम और मध्य प्रदेश के जिम के बीच के अंतर को दिखाते हुए आपको समझाते हैं। जो सामान्य जिम होते हैं उसमें लोग एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के जिम और फिटनेस सेंटर्स में सियासी एक्सरसाइज हो रही है। सामान्य जिम या फिटनेस सेंटर्स का सेहत से कनेक्शन है। मध्य प्रदेश में जिम और फिटनेस सेंटर्स को जानबूझकर सियासत से जोड़ा जा रहा है। सामान्य जिम या फिटनेस सेंटर्स फिजिकली फिट रहने का डेस्टिनेशन है, लेकिन मध्य प्रदेश में हिंदूवादी संगठन इन्हें धार्मिक केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू संगठनों की भीड़ भोपाल के एक जिम या फिटनेस सेंटर में दाखिल होती है। अंदर दाखिल होते ही मनमानी शुरू कर देती है। जिम या फिटनेस सेंटर्स के रिसेप्शन पर रखे रजिस्टर उलट पुलट करने लगती है। प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों के बाद अब जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठन भी, बजरंग दल, वीएचपी वो भी एक्टिव हुए हैं और जिम में पहुंच कर के ये देखा जा रहा है कि क्या मुस्लिम ट्रेनर्स हैं, कितनी हिंदू बच्चियां हैं। हिंदू संगठनों को पता चलता है कि यहाँ 6 ट्रेनर्स में से सिर्फ एक ही हिंदू है। इसके अलावा यहाँ आने वाली लड़कियां हिंदू हैं। इसके बाद वो जिम की महिला कर्मचारी से किसी जांच एजेंसी की तरफ पूछताछ शुरू कर देते हैं। हमारे पास हिंदू ट्रेनर है नहीं, हमारे पास वैकेंसी ओपन है। अगर हमारे पास आते हैं तो हम बिल्कुल आज से रखने को तैयार हैं। खुद भी इन सब चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है और आप लोग जो भी चाह रहे हैं हम उसको में पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको भी लगता है कि जिम में आपके धर्म का ही ट्रेनर होना चाहिए? यही नहीं, महिला के लिए महिला ट्रेनर और पुरुषों के लिए पुरुष ट्रेनर ही होना चाहिए? हमारे संवाददाता अंबुज पांडे ने यही सवाल फिटनेस सेंटर में एक्सरसाइज के लिए आई एक लड़की से पूछा। उसका इस पर क्या कहना था, सुनिए। जिम बहुत अच्छी है। बात की जाए फीमेल ट्रेनर की, तो फीमेल ट्रेनर अभी प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज फीमेल ट्रेनर यहाँ पर थी है। जब हम सभी पर्सन को इक्वलिटी से ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर मेल और फीमेल क्या मैटर करता है? फिर आप भी तो जिम करने के लिए आ रहे हो ना। अगर मेल भी ट्रेनिंग दे रहा है तो अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ अनसेफ फील नहीं हुआ। ट्रेनर कौन है कौन नहीं? जब जिम करने वाली लड़कियों को ही परेशानी नहीं है तो हिंदू संगठनों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि ऐसे संगठनों को कुछ लोगों की तरफ से शय मिल रही है। इंदौर अकादमी के अंदर जिस प्रकार से मोहसिन का नाम आया है, कितनी बहनों और बेटियों को उन्होंने ब्लैकमेलिंग किया है। मोहसिन और फरहान के रूप में समाज में कितने ऐसे भेड़िए हैं जो जिम सेंटरों के अंदर भी हैं। इनकी जांच होना चाहिए। गलत क्या कहा है? कोई डांस क्लास है, वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं या जो कोई ट्रेनर हैं, अगर इनका पुलिस भौतिक सत्यापन कर ले, ये कभी जिला बदर तो नहीं हुए, कभी ये जेल तो नहीं गए, इतनी सी तो बात है। उसमें के अंदर मुझे लगता है कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ चल रही है। अब मध्य प्रदेश में जिम पर राजनीति हो रही है।
कांग्रेस बीजेपी सांसद की सोच को जोकरगिरी बता रहे हैं। जिम की ट्रेनिंग का करना अपराध है, जिम खोलना अपराध है। पहले वो ये तो बताएं कि जिम खोलना अपराध है क्या? ये जिम खोल के कोई अपराध कर लिया, अगर जिम गलत है या जिम चलाने वाला संचालक गलत है, उसकी भूमिका पे संदेह, तो ये तो आने वाला का प्रश्न है ना कि वो ना जाए। कहीं भी कुछ उठाया, बोलना शुरू कर दिया जो समझ में आया। मेरे आपके जरिए सलाह है उनको, एक मित्र के नाते, एक भोपाल के नाते, भोपाली होने के नाते के सांसद हैं, गरिमा बनाकर रखे, मजाक ना बनाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिम के अंदर लव जिहाद का डर सता रहा है, लेकिन सवाल है कि लव जिहाद की आड़ में हिंदू संगठनों को कानून हाथ में लेने का लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है। मैं भी एक लड़की हूँ, जिम भी जाती हूँ। जिम में पुरुष ट्रेनर भी हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, हिंदुओं के साथ मुस्लिम ट्रेनर भी हैं। मुझे ध्यान नहीं कि कभी किसी लड़की या महिला ने इस पर कोई ऐतराज जताया हो। फिर मध्य प्रदेश में ही ऐसी अजीबोगरीब मांग क्यों उठ रही है? कहना गलत नहीं होगा कि आज देश में कुछ लोग हर चीज को धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कभी त्योहार पर धार्मिक विवाद होता है, जैसे मौजूदा वक्त में बकरीद को लेकर चल रहा है। कभी पहनावे को लेकर धार्मिक विवाद होता है, कभी खाने पीने की चीजों को धार्मिक लेंस से देखने की कोशिश की जाती है। तो अब जिम को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। इससे पहले सड़कों और सार्वजनिक जगहों के नाम पर धार्मिक चिंगारियां उठती रही हैं। मध्य प्रदेश की घटना पर भी अब ऐसी ही धार्मिक बयानबाजी की लहर चल रही है। कई जिमों में हमारी हिंदू बहनों को नाम बदलकर ट्रेनिंग दी जा रही है। हम शासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे जिम जिहाद, जो लव जिहाद जिम के माध्यम से चल रहे हैं, उनकी प्रॉपर जांच की जाए, उनकी सूची बनाई जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। इंदौर में घटना हुई, उसमें 100 वीडियो हमारी बहनों के पाए गए। TIT कॉलेज में एक लव जिहाद हुआ, उसमें भी हमारी बहनों का शोषण किया गया। शोषण के माध्यम से लव जिहाद इतना तेज बढ़ रहा है भोपाल के अंदर, जिम के अंदर। तो हम सभी भोपाल के जिम के जितने संचालक हैं, उनसे हमारा विशेष रूप से निवेदन है कि 90% हिंदू लड़कियां जिम में आ रही हैं, उनके लिए आप लेडीज ट्रेनर अवेलेबल कराएं। कि जिम आज तो शुरू नहीं हुए हैं, जिम तो कई सालों से चल रहे हैं। ये तो इतिहास रहा है यहाँ का कि यहाँ पे अब जो जिम से पहले जो पहलवान थे वो भी मुस्लिम पहलवान हुआ करते थे। बन्ने पहलवान रुस्तमे हिंद का उनको खिताब दिया गया था, और वो बड़े पहलवान थे, उनसे कई हिंदू पहलवान भी सीखते थे, और कई मुस्लिम हिंदू पहलवानों से। तो ये तो यहाँ की संस्कृति है, तहजीब है। अब इसको अगर ख़त्म किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा, तो आपका मेरे साथ खड़ा होना मुश्किल होगा, मेरा आपके साथ खड़ा होना मुश्किल होगा। जंगल के अंदर अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो दूसरे आदमी का मदद करना मुश्किल होगा। कहाँ तक बांटेंगे अपन? इस पूरी खबर के केंद्र में बेटियां और महिलाएं हैं, जिनके साथ लव जिहाद का डर दिखाकर मध्य प्रदेश में हिंदू संगठन इस गुंडागर्दी को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए आज भारत की बात में हमने इस खबर पर बेटियों और महिलाओं की राय को भी शामिल किया है। उनका इस पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनना बहुत जरूरी है। इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो देश में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जिसके तहत किसी जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर होगी या हिंदुओं के लिए हिंदू ट्रेनर रखा जाएगा। जिसको जहां सुविधा होगी वो वहां जाएगा, जो ट्रेनर अच्छा लगेगा उससे ट्रेनिंग लेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के हिंदूवादी संगठन लव जिहाद की आड़ में जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी सोच और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसे संगठनों पर फौरन कार्रवाई करने की जरूरत है। आइए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के बाद रुख एनडीए के शासन वाले राज्य बिहार का करते हैं, जहां आज 2 खबरें ट्रेंड कर रही हैं। पहली खबर बिहार की उस बेटी से जुड़ी है जिसके साथ 26 मई को बिहार के मुजफ्फरपुर में पहले दरिंदगी हुई, फिर बिहार के एक बड़े अस्पताल में रेप पीड़िता को इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। विपक्ष का आरोप है कि समय रहते इलाज मिल जाता तो पीड़िता आज जिंदा होती। आज इस पर कांग्रेस ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया। दूसरी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है, जहां जयचंद की चर्चा है। अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट कर जयचंद की तरफ इशारा किया है। अब ये जयचंद कौन है, यही सवाल अब बीजेपी और जेडीयू पूछ रही है। जयचंद पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बिहार की उस बेटी की बात करते हैं जो इलाज नहीं मिलने की वजह से तड़प तड़प कर मर गई। नीतीश सरकार खुद को कानून के राज का पर्याय बताती है, लेकिन चुनावी साल में बिहार की जनता बेहाल है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में दरिंदगी का शिकार हुई 9 साल की बच्ची को पीएमसीएच में माफ कीजिएगा इलाज नहीं मिला और बच्ची की मौत हो गई।
के मामले को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। आपके अस्पताल में एक बलात्कार पीड़ित बच्ची जो असहाय दर्द से महसूस कर रही है, जीने और मरने के बीच में खड़ी है, आप उनको भर्ती नहीं कर पाते हैं। बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए। पोस्टर्स दिखा दूं, बिहार में बलात्कार राज चल रहा है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस और चुप क्यों हो मोदी जी, सीधा सीधा सवाल प्रधानमंत्री मोदी से। से मंगल पांडे जी आए हैं, जब से पीएमसीएच का हालत बिहार का सबसे खराब है। आज पीएमसीएच में एमपी का बेटा, विधायक का बेटा, गरीब लाचार यहाँ नहीं हो सकता है। हम मांग करते हैं कि ये बीजेपी लोग बलात्कारी के साथ खड़े हैं, उनको माफी मांगना चाहिए। सीएम घर के आवास के बाहर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ से अगर हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, ये आवाज रुकेगी नहीं। तो इस बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद कांग्रेस का आरोप है कि समय पर इलाज मिल जाता तो पीड़िता आज जिंदा होती। लेकिन इस तरह के केस जब अस्पताल आते हैं तो नियम क्या कहता है, वो भी आज आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, नियम जो है वो ये कहता है कि पीड़िता को सबसे पहले इलाज दिया जाएगा, बिना किसी देरी के जांच होगी और मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पीड़िता की मेडिकल जांच केवल महिला पंजीकृत चिकित्सा कर्मी की देखरेख में होगी। दुष्कर्म केस में अस्पताल पीड़िता को उपचार देने से मना नहीं कर सकता। जांच करने वाले स्वास्थ्यकर्मी या अस्पताल को अपराध के बारे में पुलिस को सूचित करना होगा। पॉक्सो अधिनियम की धारा 27(2) के तहत हर अस्पताल और डॉक्टर पीड़िता को मुफ्त इलाज प्रदान करने और पुलिस को सूचना देने के लिए बाध्य है। इस मामले पर बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। आज राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर एक्सपोस्ट किया और लिखा, मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर, जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती है। बिहार में कहां है कानून? बिहार में कहां है पुलिस? बिहार में कहां है व्यवस्था? ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश के सुशासन वाले बिहार में पहले एक बेटी के साथ रेप की वारदात होती है, फिर इलाज नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिस पर अब बिहार का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। लाखों बच्चियां इसी तरह की इसी सिस्टम का शिकार, बलात्कार की शिकार हुई, पर सरकारी सिस्टम का भी शिकार हुई हैं। ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। सवाल तो उठेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश ने सदन से लेकर सड़क तक यही कहा है कि बिहार में बदलाव हुआ है। बिहार अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन बदलाव के इस दौर में एक बेटी को अस्पताल में बेड तक नहीं मिलता। एम्स कह रहा है कि मेरे पास डॉक्टर्स का इलाज नहीं है, फिर उसको पीएमसीएच पटना में रेफर किया गया। 5 घंटे वो बच्ची एम्बुलेंस में ही रह गई। तो कौन सा सुशासन है, कौन सा प्रशासन है? ये निर्लजता और शर्मता की हद है। इनका स्वास्थ्य विभाग फेल है, इनका प्रशासन फेल है, इनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हो या उनके दो मुख्यमंत्री हो, उनको एकदम नहीं है। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है। चुनाव कैसे हो उसकी तैयारी हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बच्ची का सियासी मर्डर हुआ है, उसे बचाया जा सकता था, लेकिन चरबराती व्यवस्था ने उसकी सांसों की डोर को तोड़ दिया। अब चुनावी साल है तो सब बेटी को मुद्दा बनाकर वोट की तलाश कर रहे हैं। कोई न्याय की बात कह रहा है, कोई विपक्ष को आईना दिखा रहा है। पीड़िता गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसको रेफर होने से रोका गया, जबकि सब कुछ पहले से अवगत था कि ये पीड़िता सीरियस है। बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ने मरने के लिए मजबूर कर दिया। जो लालू राबड़ी जी का जमाना था, उसमें अपराधियों को और दोषियों को संरक्षण मिलता था। नीतीश जी के नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार में
कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको सजा दिलवाती है। पीड़िता के परिवार के सदस्य न्याय मांग रहे हैं, कह रहे हैं उनकी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जिस पीएमसीएच पर आरोप लगे हैं कि सही समय पर इलाज नहीं दिया, आज उसने भी इस पर अपनी सफाई दी। बच्ची का गला काट दिया, 3 बार चाकू भी के और पेट चीर दिया, उसको पब्लिक के पास छोड़ दो, वैसा ही हमको बच्ची जैसा उसको हाल होना चाहिए, हम फांसी नहीं मानेंगे। ईएनटी में हम लोग नहीं रह करके, चूँकि रेप विक्टिम भी थे, तो इसको हम लोग गायनी आईसीयू में शिफ्ट किए और गायनी आईसीयू में इनको ईएनटी, गायनी, एनेस्थीसिया, सीटीवीएस, पेडियाट्रिक्स के द्वारा डिफरेंट डॉक्टर का रात भर इलाज किया गया है, कहीं कोई कोताही नहीं किया गया। नीतीश सुशासन की तस्वीर दिखाकर वोट मांग रहे हैं और विपक्ष नीतीश के जंगल राज की याद दिलाकर सरकार को घेर रहा है, जिसमें पिस रही है वो जनता जिसकी वोट के लिए ये राजनीतिक दल सियासी रोटी सेक रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9 साल की बेटी से दरिंदगी और मौत का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि मुजफ्फरपुर में एक और छात्रा के साथ दरिंदगी की वारदात हो गई। आरोपी मासूम को बहला फुसलाकर ले गया था, जिसके बाद आरोपी ने 7वीं क्लास की बच्ची के साथ रेप किया। इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर बिहार में ये सब कुछ क्या हो रहा है। बिहार की जनता यही पूछ रही है, आखिर बिहार में कहां है कानून, क्यों अपराधी बेखौफ हैं। दुष्कर्म का मामला है, एक बच्ची है जो 12 साल से कम की है, उसी के अनुसंधान में हम लोग पर्यवेक्षण में आए हुए हैं। महिला थाना भी है और तुर्की थाना अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं और एफएसएल की टीम भी आई और सभी बिंदुओं पर देखी जा रही है। आरोपी फिलहाल फरार है, उस पर छापामारी का प्रयास किया गया है और की जा रही है, लेकिन अभी आरोपी घर छोड़ करके फरार है। चुनावी साल में ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में अपराधी बेखौफ है। बिहार में लालू राबड़ी राज यानी 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज करार दिया जाता है, लेकिन क्या नीतीश राज में क्राइम में कमी आई है? इसके लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाती हूँ। बिहार पुलिस के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2001 से 2005 यानी लालू राबड़ी राज में 1 लाख आबादी पर कुल अपराध करीब 119 दर्ज किए गए थे, जो 2016 से 2021 यानी नीतीश राज में बढ़कर प्रति 1 लाख आबादी पर करीब 210 पर पहुंच गए। अपहरण की घटनाएं तो लालू राबड़ी राज के मुकाबले नीतीश राज में तिगुना तक बढ़ गई हैं। इसी तरह से रेप का ग्राफ भी घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ा है, जबकि हत्या की घटनाओं में कुछ कमी देखी गई है। वहीं चोरी की वारदातों में दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो दंगों की घटनाओं में गिरावट आई है। ये हमने प्रति 1 लाख की आबादी पर अपराध का आंकड़ा आपको दिखाया है। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवालों के बीच सियासी गलियारों में जयचंद की भी खूब चर्चा है। बिहार की राजनीति में जयचंद की एंट्री कराई है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने। अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव को पिता लालू यादव ने पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। 6 दिनों बाद तेज प्रताप यादव ने 2 एक्स पोस्ट किए और दोनों ही पोस्ट में जयचंद का जिक्र किया। तेज प्रताप ने पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, आप ही मेरी पूरी दुनिया है। पापा आप नहीं होते तो ना पार्टी होती और ना राजनीति में कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। तेज प्रताप के इस पोस्ट में जयचंद शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना। जयचंद शब्द ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। सवाल पूछा जाने लगा, आखिर ये जयचंद है कौन? उन्होंने जो पलटवार किया है ये सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और उनकी मंडली पर है। उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। परिवार 2 खेमे में बटा हुआ है और एक बड़े बिखराव की तरफ आरजेडी बढ़ रहा है। बिहार की भलाई किस में है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है तो हमको लगता है कि इस पर कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। तेज प्रताप जी ने शादी अगर किया है जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता। 2 शादियां भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने
सुना है। जोर से पकड़ो, जोर से। तारीख 2 जून है, यानी इस महीने का सिर्फ दूसरा दिन, लेकिन जून में आसमान से बारिश नहीं बल्कि तबाही बरस रही है और देश के पूर्वोत्तर से आई एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। हर साल असम के बाढ़ में डूबने की खबर आती थी, लेकिन यकीन मानिए सिक्किम से लेकर मणिपुर और मिजोरम तक भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने जो तबाही मचाई है वो शायद पहले नहीं देखी गई थी। बाढ़ से लेकर लैंडस्लाइड तक ने हाहाकार मचा दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी रौद्र रूप ले चुकी है। आफत की बारिश में 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सड़क से लेकर पुल तक बह चुके हैं और अस्पताल तक डूब चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता तो यहाँ ये है कि मौसम विभाग ने 6 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी बिगड़े हुए हालात के और बिगड़ने की आशंका है। बचाव अभियान के लिए सेना मोर्चा संभाल चुकी है, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिन पूर्वोत्तर के लिए बहुत भारी है और उसमें भी आज की रात बहुत भारी है, क्योंकि फ्लैश फ्लड का माना जा रहा है कि आशंका है, यानी फ्लैश फ्लड आ सकता है। कोई रेस्क्यू बोट समझ रही है तो ना आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आसमान से जब बारिश की शक्ल में बर्बादी बरसती है तो कैसे जमीन पर मौत का सैलाब बह निकलता है। पानी सब कुछ लील जाने वाली रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और एक लड़का उस पानी से संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं, क्योंकि पानी का वेग बता रहा है कि हर पल कैसे सिर पर मौत नाच रही है। बेहद मुश्किल होता है जब पानी तूफान की गति से सब कुछ चीरते हुए आगे बढ़ रहा हो और तब ऐसे हैंगिंग ब्रिज की रस्सियों को पकड़कर संतुलन बनाए रखना हो। पैंतालीस सेकंड के इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था कि पानी के सामने ये पुल कभी भी दम तोड़ सकता है, लेकिन अपने कंधे पर बैग लटकाए लड़का भी हिम्मत नहीं हारता। वो संतुलन बनाते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाता जाता है और किनारे तक पहुंचते हुए दिखाई देने लगता है। ये तस्वीरें देश के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर शेयर की हैं और इन्हें अरुणाचल प्रदेश का बताया है। और ऐसी एक नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के कोने कोने से कई तस्वीरें आई हैं जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पहाड़ तोड़ तबाही की गवाही दे रही हैं। सैलाब जब आता है तो सब कुछ छीन लेता है, सिर की छत तक नहीं बचती। एक घर जो उफनती बाढ़ के सामने अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ ये उम्मीद धुंधली पड़ती जाती है। दूसरे किनारे पर खड़े लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन 17वें सेकंड पर घर तबाह हो जाता है।
एक बार फिर से आप ये पूरी तस्वीर देखिए। तस्वीरें असम के लखीमपुर से आई हैं, जो बता रही हैं कि बाढ़ का पानी कितने फोर्स के साथ आया है और रास्ते में आई हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रहा है। कैमरा घूमता है तो दिखाई देता है कि आसपास रिहायशी इलाका है। जो घर बच गए हैं वो भी मलबे से भरे हुए हैं। असम के गुवाहाटी में भी 67 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। एक जून को असम के सिलचर में 24 घंटे के भीतर 415 mm बारिश हुई है, जो पिछले 132 साल में सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड 290 mm बारिश का है, जो साल 1893 में हुई थी। एक तो समय से पहले मानसून आया। मानसून आने का कारण भी उससे पहले एक वहाँ पे डिप्रेशन, जो कि पहले लो प्रेशर बना था बंगाल की खाड़ी में, वही एक डिप्रेशन बन के वो बांग्लादेश और गंजाटिक वेस्ट बंगाल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ गया। उसी के कारण ही ये पिछले कुछ दिनों में जो वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई, विशेषकर असम, मेघालय, वैसे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। उसके कारण 2 दिन उसके कारण बारिश हुई, और लेकिन उसके चले जाने के बाद भी उसके रेमिनेंट इफेक्ट हमें देखने को मिले। सिलचर में इतनी भारी बारिश के बाद हालात क्या हैं, वो अगली तस्वीर के जरिए समझिए। देखा आपने, महज 2 सेकंड के भीतर ये पिकअप ट्रक औंधे मुंह गिर गया। तस्वीरें असम के सिलचर हाफ लॉन्ग सड़क की हैं, जहां बाढ़ में सड़कें तबाह हो गई हैं और रास्ते पर चलने वाले वाहन इस तरह से अपना संतुलन खो रहे हैं। इस ट्रक में 4 लोग सवार थे, जो पलटे हुए ट्रक से बारी बारी कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। भारी बारिश के बाद असम के सिलचर में लोगों को खाने पीने से लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल सुबह से बहुत बारिश हो रही है हम लोग के सिलचर में, तो हम लोग अभी तो घर पे कुछ भी खाने का नहीं है, चावल दाल राशन भी खाने का नहीं है। रोड पूरा ब्लॉक हो गया, कुछ कुछ एरिया में तो पानी में लोगों का घर और पूरा डूब गया पानी से। मॉनसून से मची तबाही की ये ऐसी तस्वीर है जिसकी भयावहता के सामने तमाम शब्द बौने साबित होने लगते हैं। 30-31 मई की दरमियानी रात सिक्किम में बादल फटा था और बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में उफान आ गया था। सिक्किम में बहने वाली तीस्ता नदी कई फीट ऊपर तक बह रही थी। सिक्किम में 1000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए थे। रविवार को राहत और बचाव के काम में भी मुश्किलें पेश आ रही थी, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा था। मौसम खराब ही है और ये लगता है और 2-3 दिन इसका चांसेस है। रेस्क्यू इज कंटिन्यू। वहाँ पर हमारा NDRF, SDRF, सिक्किम पुलिस, फायर जो है, SHO, IO सभी लग करके खोजी कर रहा है। आज दोपहर को खबर आई कि उत्तरी सिक्किम के लाचुंग में फंसे 100 से ज्यादा सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सिक्किम में बादल फटने के बाद करीब 1500 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें निकालने का काम आज से शुरू हो गया। लेकिन तबाही की एक और तस्वीर लाचेन से आई, जहां पहाड़ टूटकर भारतीय सेना के मिलिट्री कैंप पर जा गिरा। इस हादसे में एक पोर्टर और 2 सैनिकों की मौत हुई, जबकि 4 सैनिक घायल हैं और 6 सैनिकों का पता नहीं चल रहा। सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन मुश्किल पहाड़ और बारिश के बाद कई फीट मलबे के बीच बेहद मुश्किल पेश आ रही है। सवाल यह है कि सिक्किम में आखिर इतनी तबाही क्यों मची?
तस्वीरें सिक्किम के मंगन की है, जहां तीस्ता नदी का रौद्र रूप खौफ पैदा कर रहा है। सिक्किम में भारी लैंडस्लाइड हुआ था और देखिए सैकड़ों टन मलबे ने रास्तों को तबाह कर दिया। उसकी मिसाल है ये तस्वीर। सिक्किम के मंगन जिले में भारी तबाही मची है और चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। दो साल पहले भी सिक्किम में बाढ़ से मची तबाही में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि आखिर मॉनसून की शुरुआत में बार बार ऐसी तबाही दस्तक क्यों दे रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे बाकी देश के भागों से अलग है जहां तक वेदर एक्टिविटी का कंसर्न है, जहां तक मानसून का कंसर्न है। हमें पता है कि देश के बाकी भागों में मानसून अभी कमजोर है, नहीं हो रहा कुछ भी। पश्चिमी तट पर मुंबई समेत बारिश तो नाम मात्र है पिछले कुछ दिनों से। इसी तरह मानसून करंट कमजोर है। जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश होती है। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी ऐसी स्थिति में बारिश होती है ज्यादातर देर शाम रात को और सुबह तक, और दोपहर के समय या सुबह 10 बजे के बाद से आप देखेंगे वहां वर्षा बहुत ही कम हो जाती है। और यही आपको देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में भी। बताया जाता है कि सिक्किम में 300 से ज्यादा हिमनद झीलें हैं। हिमनद यानी वो झीलें जो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं और इनमें 10 झीलें ऐसी हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसकी वजह से हिमनद झीलों का जल स्तर बढ़ रहा है, जो भारी बारिश या ईस्ट इंडिया जो है एक कॉम्प्लेक्स सी पॉकेट है। वैली भी है, फॉरेस्ट भी है, माउंटेन्स भी हैं, तो सबका मिश्रण है। वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेदर भी थोड़ी अलग से है। और दूसरे नदियों का नेटवर्क इतना ज़्यादा है, नहीं बरसात के होते हुए भी कैचमेंट एरिया में वर्षा होने के कारण भी वहाँ इस तरह की स्थिति पैदा होती है। और अभी जैसे मैंने बताया, चाहे मौसम थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहाँ क्योंकि नदियों का नेटवर्क इस तरह का है कि कैचमेंट एरिया में वर्षा के कारण जितनी वाटर बॉडीज हैं वो रिस्पॉन्ड करती रहती हैं। मौसम तो ठीक हो गया लेकिन वाटर बॉडीज रिस्पॉन्ड करती रहेंगी। उसके कारण जो फ्लड लाइक सिचुएशन काफ़ी जगहों पे हुई है उसमें सुधार आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये पूर्वोत्तर में बाढ़ की वो तस्वीर है जिसमें तबाही का हर निशान मौजूद है। बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें मिजोरम की राजधानी आइजल की हैं, जहां पेड़ जड़ से उखड़ चुके हैं। रास्ते तबाह हो चुके हैं, जमीन पर पानी तबाही मचा रहा है और पहाड़ से सैकड़ों टन मलबा इस आफत को बढ़ाने के लिए नीचे आ रहा है। सबसे खतरनाक है तस्वीर का आखिरी हिस्सा, जहां घर की छत के ऊपर ये गाड़ी लटकी हुई दिखाई दे रही है। सोचिए, सैलाब की रफ्तार जो इतनी वजन वाली गाड़ियों को भी किसी खिलौने की तरह कहीं भी फेंक रही है। तबाही वाले मॉनसून की 7वीं तस्वीर मणिपुर की राजधानी इंफॉल से आई है। बीच शहर में पूरी रफ्तार के साथ नदी बह निकली है। किसी तरह रस्सी का सहारा लेकर जमीन पर अपने पैर को टिकाने की कोशिश हो रही है। घर, गाड़ियां, होटल सब कुछ डूब चुका है। बचाव के लिए सड़क पर रेस्क्यू बोट को उतार दिया गया है। पूर्वोत्तर का कोना कोना बाढ़ की मार से त्राहिमाम कर रहा है।
वरना बताइए दुकान और घरों के बीच से भला कमर तक पानी कैसे आ गया, वो भी इतने फोर्स के साथ कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना नामुमकिन साबित होने लगे। हम SDRF की तरफ से एक रेस्क्यू टीम आया है, अभी ऑपरेशन शुरू किया गया है और दूसरी जगह पर भी ऑपरेशन चालू है। इसलिए एक बार देख लीजिए आप, इतना पानी बढ़ चुका है और यहाँ से सेफ्टी जो प्रजा है उसको सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए हम लोग यहाँ है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 50 लोगों को वैकेट कर चुका है, अभी ऑपरेशन अंदर में है। इम्फाल में फ्लड इमरजेंसी की दूसरी तस्वीर देखिए। पूरा का पूरा अस्पताल ही जल समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। जहां मरीजों का इलाज होता है वो खुद बारिश की मार से बीमार पड़ा है। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को देखिए, जिसके टायर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अंदर तक पानी घुस चुका है, जबकि प्राइवेट वार्ड से लेकर आई वार्ड, OPD, यहाँ तक कि लेबर रूम भी पानी से लबालब है। अस्पताल के डायरेक्टर का घर तक डूब चुका है। बचाव के लिए सेना पहुंच चुकी है और मरीजों को बुलडोजर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। आंख के सामने जब खून पसीने से सींचा हुआ आशियाना और अनाज तक सैलाब लील लेता है तो ऐसी बेबसी के सिवाय कुछ नहीं बचता। असम में बाढ़ हर साल आती है, लेकिन ऐसे आम लोगों को इतने गहरे घाव दे जाती है जो कई साल तक भी नहीं भरते। मॉनसून की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और असम में 11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में तबाही मची है और भारतीय सेना और असम राइफल्स से मिलकर ऑपरेशन जल राहत चलाया हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरे दिन 500 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया। तय समय से हफ्ते भर पहले ही मानसून ने पूर्वोत्तर में दस्तक दी है, जिसकी वजह से नदियों में उफान है और लगातार भारी बारिश हो रही है। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। कल फिर आप सभी से होगी मुलाकात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।